क्या कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं? ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है फीमेल्स की बॉडी में। कैसे पता चले जो अर्ली सिम्टम्स हैं? बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक छोटी सी गठान के रूप में शुरू होता है। गठान ब्रेस्ट में भी हो सकती है, आर्मपिट का रीजन जिसे हम एक्जिला बोलते हैं उसमें भी हो सकती है। पहली चीज़ जो की जा सकती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है। बट अगर इस तरह की गांठ है तो यू कैन हैव डू वन ऑफ द टू थिंग्स। आप या तो उसे ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं उसके लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं देन इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखा करके उसे टेस्ट कराना रहेगा। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट के हमारे इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें हम ये कह सकते हैं कि समाज में आज भी इस विषय पर जागरूकता लानी ज़रूरी है। आज की हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, अगर हम उसकी बात करें, जहाँ पर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या फिर हम कहें कि खान पान में जो एक रूटीन होना चाहिए वो नहीं है, या फिर बॉडी एक्टिविटी कम है, और ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी, जो हमारा सेहत है, इस पर असर डाल रही है। खास करके अगर मैं महिलाओं की सेहत की बात करूँ तो एक ऐसी बीमारी जो देखा जा रहा है इन दिनों बहुत ही चिंता का विषय बनती जा रही है। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी ही नहीं है बल्कि महिलाओं के लिए ये एक चुनौती है जो उनके स्वास्थ्य, या फिर हम करें कि उनके शारीरिक रूप से तो उन्हें प्रभाव डालती ही है, लेकिन मानसिक और सामाजिक रूप से भी उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। अगर हम अपने देश में पिछले कुछ समय से बात करें तो देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और जहां देखा जाता था कि ये जो बीमारी है वो 40 प्लस या फिर 50 प्लस की जो महिलाएं हैं उनमें पाई जाती थी, तो इस तरीके से हम कहें कि ये जो बीमारी है ये एक गंभीर रूप लेती जा रही है, और इसीलिए इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से इसके अर्ली सिम्टम्स को पहचाना जाए, क्योंकि इसके अर्ली सिम्टम्स ही डिपेंड करते हैं कि इसका आगे का ट्रीटमेंट कैसा होगा और किस तरीके से। और अच्छी बात यह है कि सही इलाज अगर मिले तो इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। जी हां, मेडिका कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रगति केशरवानी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, आज हमारे साथ हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। थैंक यू। तो मैम, हम बात कर रहे हैं, आज जो हमारा विषय है वो है ब्रेस्ट कैंसर, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है पहले देखा जाता था 50 प्लस जो महिलाएं हैं उनमें पाई जाती थी, लेकिन अभी ये बीमारी यंग गर्ल्स में भी मिल रही है। सबसे पहला जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो है कि एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर क्या है? बेसिकली ब्रेस्ट में कई बार गठाने पता चलती हैं, मासेस होते हैं। 90% ऑफ द केसेस में ये नॉन कैंसरस होते हैं, बट बचे हुए जो 10% केसेस हैं उनमें ये गठाने जो हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती हैं और एक कैंसर का रूप ले सकती है। कैंसर बेसिकली सेल्स का बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होना है, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन को कैंसर बोलते हैं। जी जी जी। राइट नाउ इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। Is the most common cancer among females in India right now. तो यही हम बात कर रहे हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी वो क्या कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं? क्या ये हमारी जो लाइफस्टाइल है, या फिर किन कारणों से ये बढ़ रहे हैं केसेस? ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली ज़्यादातर केसेस में इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, फैमिली हिस्ट्री आपको मिल सकती है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है फीमेल्स की बॉडी में। ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो ज़्यादा जल्दी से प्रोलिफरेट कर सकता है, जिसके कारण कुछ केसेस में कैंसर डेवलप हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ जो फैक्टर्स हैं उसमें हार्मोनल एक्सपोजर, ओबेसिटी एक कारण हो सकता है। अभी के टाइम में जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है जिसमें जंक फूड बहुत ज़्यादा हम लोगों का लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो गया है, उस वजह से ओबेसिटी काफ़ी बढ़ती जा रही है। एंड ओबेसिटी इज़ ऑल्सो अ रीज़न जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन कन्वर्जन बॉडी में बढ़ता है। वो भी एक रीज़न हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले होता था ब्रेस्ट फीडिंग वॉज अ वेरी कॉमन थिंग।
अभी फीमेल्स बिकॉज दे आर वर्किंग दे आर यूजुअली अवॉइडिंग ब्रेस्ट फीडिंग, प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी जो है वो कम होने लगे हैं। इसकी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन होता है बॉडी में वो कम होता जा रहा है। इस कारण से भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और जो है, पहले मोडालिटीज़ नहीं थी पता करने के लिए। पहले अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता भी था तो एक तो बिकॉज ऑफ टैबू घर में भी नहीं बताते थे, बाहर नहीं बताते थे, प्लस इतनी सारी मोडालिटीज़ भी नहीं थी कि हम लोगों को पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है। एंड सिंस विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द एडवांसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज़, नंबर ऑफ केसेस जो पता चल रहे हैं ये भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से अभी बहुत कॉमन हो गया है। बिल्कुल। अभी आपने जो बात की कि फैमिली को नहीं बताते थे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है जो महिलाएं हैं वो, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि उनके मानसिक और सामाजिक जो दुनिया है उनकी, उसको भी ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। क्योंकि आफ्टर सर्जरी कहीं ना कहीं लेडीज़ ना कॉन्शियस हो जाती हैं कि पता नहीं उनका एक अपीयरेंस अगर उस पर वो इफ़ेक्ट दे रहा है, तो ये चीज़ जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक लेडी को इफ़ेक्ट करती है। अगर इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें मैम, कि अगर कैसे पता चले जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं जिसको देख के ज़रूरत पड़ती है कि अब हमें इसको लेके कुछ टेस्ट करवा लेना चाहिए? बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक छोटी सी गठान के रूप में शुरू होता है। गठान ब्रेस्ट में भी हो सकती है, आर्मपिट का रीजन जिसे हम एक्जिला बोलते हैं उसमें भी हो सकती है। इसको जल्दी पता करने के लिए पहली चीज़ जो की जा सकती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है। ये औरतें खुद ही घर में कर सकती हैं। अच्छा, यही मेरा आपसे अगला क्वेश्चन था, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा ना कि एक गांठ दिख जाती है तो डे टू डे लाइफ में उतना ध्यान नहीं जाता है क्योंकि महिलाएं अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो अगर वो गांठ छोटी है तो उस पर तो ध्यान ही नहीं जाएगा जब तक कि वो विजिबल ना हो जाए। तो इसी की हम बात कर रहे हैं कि जो डिटेक्शन है ना, वो कैसे पता लगाया जाए कि ये कैंसरस हो सकता है। तो क्या वो सिम्टम है जिससे कि इस बात की एक जानकारी मिलती है? देखिए, अगर हम शुरुआती कैंसर की बात करें तो वो सच में बहुत छोटी गांठ होती है। उसे आप कैंसर है कि नहीं बोल नहीं सकते हैं जी। लेकिन अगर ब्रेस्ट में कोई चेंजेस फील हो रहे हैं, गठान आपको फील हुई है जो कि थोड़ा भी साइज में चेंज हो रही है, बढ़ रही है, पेन हो रहा है, निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, एक्जिला में या आर्मपिट का रीजन है वहाँ पे कोई गठाने मिल रही हैं, इस तरह के कोई भी लक्षण होने पर एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए उसके लिए। लेकिन अर्ली स्टेज में जैसे आपने बताया ना कि बहुत छोटी अगर गांठ है तो क्या उस समय पेन फील होता है? क्योंकि अगर पेन होगा तब तो पता चल जाएगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में पेन नहीं है तो फिर तो वो पता नहीं चलेगा। इस केसेस में अर्ली स्टेजेस में यूजुअली पेन नहीं होता है, लेकिन जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की जो मैंने बात करी, अगर वो किया जाए, सही तरीके से किया जाए तो पेनलेस होने के बावजूद छोटी सी गठान हमको बहुत जल्दी पता चल सकती है। अच्छा, तो ये हम जरूर से जानना चाहेंगे जो आप बोल रहे हैं ना कि घर पे ही एक टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा जरूर से जानना चाहेंगे। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी खुद से अपने ब्रेस्ट का चेकअप करना होता है। मंथली जो साइकिल्स होती है, पीरियड साइकिल्स जो होती हैं, उसमें एक डे फिक्स कर लीजिए, डे 7, डे 8, डे 10, जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि विद साइकिल ब्रेस्ट का टेक्सचर चेंज होता है। तो अगर आप डे फिक्स रखेंगे तो आपको सेम टेक्सचर हमेशा ब्रेस्ट का मिलेगा। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 2 तरीके से किया जाता है। एक बार आईने के सामने खड़े होकर के ब्रेस्ट को आपको देखना है, आपके दोनों ब्रेस्ट जो हैं उनका साइज़ इक्वल है कि नहीं, स्किन में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई मांस या लंप फील नहीं हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा अलग से ब्रेस्ट का शेप चेंज तो नहीं हो रहा है किसी एक साइड में। लिफ्ट कर रहे हैं तो दोनों साइड, अगर आर्म लिफ्ट करते हैं तो दोनों साइड के ब्रेस्ट जो है वो इक्वली लिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं। फिर एक तरीका होता है कमर पे हाथ रख के आगे झुकने का, ब्रेस्ट दोनों आपके फॉल डाउन एक तरीके से एक जैसे कर रहे हैं कि नहीं। ये सारा चीज़ जो है ये देखने का होता है। इसके बाद में लेट करके जो फिंगर के पैड्स होते हैं, ये वाला जो एरिया होता है फिंगर का, फिंगर टिप्स यूज़ नहीं करनी है, फिंगर पैड यूज़ करना है। फिंगर पैड को यूज़ करके जो हम लोगों का चेस्ट वॉल होता है, जो रिब केज होता है, उसके अगेंस्ट में ब्रेस्ट टिश्यू को हमको एक सर्कुलर मोशन में या ऊपर से नीचे के मोशन में पूरा ब्रेस्ट जो है दोनों साइड का एग्जामिन करना है। उसके अलावा एक्जिला वाला या आर्मपिट का जो रीजन होता है उसे एग्जामिन करना है। अगर ये आप हर मंथ करते हैं तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस भी अगर ब्रेस्ट में होते हैं तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे। एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग अबनॉर्मल आप उसे चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आप बता रही हैं, क्योंकि ये जो है ये घर पे कहीं अगर थोड़ा सा भी कुछ शक है कि कुछ, जैसा आपने बताया कई सारी चीज़ें हैं जिनको कर आप देख सकते हैं, लेकिन उसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं, जैसा कि डॉक्टर ने हमें बताया कि
कि अगर निपल डिस्चार्ज है या फिर अगर शेप अलग है या फिर वेट में अगर कुछ लग रहा है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ा भी अबनॉर्मलिटी लग रही है और जैसा कि डॉक्टर बता रही हैं, वो सारी चीज़ें कर आप घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं। और अगर चांसेस लग रहे हैं कि ये कैंसरस हो सकता है तो ज़रूर से डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें हमने सुना है एक मैमोग्राम एक टेस्ट होता है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैमोग्राम एक तरीके का एक्सरे होता है ब्रेस्ट के लिए, जो स्पेशलाइज्ड एंगल्स में ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है, उसे मैमोग्राम बोलते हैं। मैमोग्राम बेसिकली हम लोग स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के पहले या डेवलप होने के एकदम इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों को ब्रेस्ट में जो भी चेंजेस हैं वो देखने का एक रफ आइडिया मिल जाता है मैमोग्राम से। अच्छा, तो इसके अलावा एक वेरिएशन होता है यूएसजी मैमोग्राम, सोनो मैमोग्राम जिसे कहते हैं। जो यंगर फीमेल्स होती हैं उनका ब्रेस्ट टेक्सचर जो होता है वो डेंस होता है, तो उसके केसेस में एक्सरे जो है वो इतना यूज़फुल नहीं होता है। उनके केसेस में सोनो मैमोग्राम किया जा सकता है। ओके, तो मतलब ये हम कह सकते हैं मैमोग्राम जो है ये एक अर्ली डिटेक्शन प्रोसेस है। अगर इस तरीके का कुछ है, और दो अलग अलग आपने बताया जो अगर एज के हिसाब से वो अलग अलग टेस्ट होता है। Exactly. तो वो मैटर करता है कि आप किस एज ग्रुप में हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका ये टेस्ट किया जाएगा। जैसा आप बता रहे हैं मैमोग्राम को लेकर, तो एक अगर हेल्दी फीमेल है, क्या इस चीज़ से बचने के लिए उनको टाइम टू टाइम मैमोग्राम टेस्ट करवाते रहना चाहिए? जी बिल्कुल। 30 इयर्स के बाद किसी भी एज में, आप 30 इयर्स के बाद की एज ग्रुप जो है उन्हें वंस इन अ ईयर एक बार अपना मैमोग्राम करा लेना चाहिए। इफ़ इट इज़ नेगेटिव, उसके बाद में आपके डॉक्टर खुद ही आपको एडवाइस करेंगे। आपका अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ईयरली कराना है, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो फिर आप लोग उसे 2 साल 3 साल में रिपीट करवा सकते हैं मैमोग्राम जो है। आफ्टर 30 सोनो मैमोग्राम इज रिकमेंडेड एंड आफ्टर 40 years of age मैमोग्राम इज रिकमेंडेड। इट कैन बी डन एवरी 3 years फॉर अ नॉर्मल फीमेल, और अगर फैमिली हिस्ट्री है या कोई भी हाई रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जल्दी हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम बात करें कि लाइफस्टाइल काफ़ी कुछ पहले और अब में चेंजेस आ गए हैं, और जैसा मैम ने हमें बताया कि फैक्टर्स हैं काफ़ी सारे जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और जहां हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, इसके लिए भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसा ओबेसिटी। क्योंकि ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सारा काम बैठकर हो रहा है। अगर ऑफिस में है या घर पे भी हैं तो उतना जो एक एक्टिविटी रहती थी वो कम हो रही है। तो क्या मैम ये भी एक कारण हो सकता है इसका? ये कारण है इसका, ऑल्दो नॉट वेरी प्रोमिनेंट, बट ये भी इसका एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एज की बात कर रहे हैं मैम कि किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हो सकता? एज ग्रुप की बात करें तो एज के साथ में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ऑल्दो अभी यंग एज में भी कुछ फीमेल्स में दिखने लगा है, जिसका कारण मोस्टली फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उन केसेस में यंगर फीमेल्स आर मोर ससेप्टेबल कि उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। बट बढ़ती एज के साथ इसके चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो एज यू गो ऑन 50s 60s में जाते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अबव 50 जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ज़्यादा। और जैसा कि मैम ने हमें शुरू में बताया कि काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनको अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी चेंजेस दिख रहा है तो आप घर पे ही टेस्ट कर सकती हैं। और काफ़ी सारे तरीके हैं, उनको करके आप ज़रूर से देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कुछ चेंज है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम कहते हैं ना टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि सेहत पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक महिला ही है जो पूरे घर को संभालती है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम डे टू डे लाइफ में अपने लिए ज़रूर से समय निकालें और अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर हम मैम टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, आई नो कि ये थोड़ा सा एकेडमिक और थोड़ा सा बहुत वाइड टॉपिक हो जाएगा, लेकिन एक कॉमन पर्सन अगर जिसको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है तो इसमें कितने टाइप के ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं? देखिए, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बेसिकली हमारा जो ब्रेस्ट होता है वो डक्ट्स और लोब्यूल्स से बना हुआ होता है। ब्रेस्ट एग्जैक्टली मैमरी ग्लैंड है, मतलब उसका काम ही मिल्क प्रोड्यूस करना है। तो मिल्क प्रोडक्शन सेल्स होती हैं और उसको कंडक्ट करने के लिए पाइपलाइंस होती हैं जिन्हें डक्ट्स बोलते हैं जी। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं में से किसी में भी अगर एक अबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो उसका कैंसर डेवलप हो सकता है। ये ब्रॉडली हम लोग ब्रेस्ट को डक्टल या लोब्यूलर कैंसर बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस
कुछ और चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर में देखी जाती हैं, जैसे हार्मोन स्टेटस होता है जी। अगर ब्रेस्ट जो है वो हार्मोन पॉजिटिव है, ब्रेस्ट कैंसर जो है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। हार्मोन नेगेटिव में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट होता है, उनकी सिवियरिटी भी अलग अलग होती है। जी जी जी। तो काफ़ी चीज़ें हैं देखिए जिनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात यह है कि अगर जब नॉलेज होती है तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अर्ली स्टेज पे पहचान सकते हैं, और फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। यहाँ पर अगर ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर हम ट्रीटमेंट की अब बात करते हैं तो सर्जरी तो एक ऑप्शन है ही, उसके अलावा भी क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं? जी देखिए, ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली जो है उसका मेन ट्रीटमेंट सर्जरी से ही होता है। ओके। बट इसे हम एक तरीके का सिस्टमिक डिजीज़ बोलते हैं। सिस्टमिक डिजीज़ का मतलब है जो कि पूरी बॉडी को एक साथ अफेक्ट कर सकता है, इवन इन इनिशियल स्टेजेस। तो ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग सिर्फ एक ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। यूजुअली सर्जरी जो है मेन ट्रीटमेंट है, मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है, बट उसके अलावा हम लोग कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी प्लस हार्मोनल थेरेपी, इन सब के कॉम्बिनेशन से ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। तो बिफोर गोइंग टू द ट्रीटमेंट हमें उसकी स्टेजिंग, उसके इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उसके बारे में डेफिनेटली वी शुड टॉक अबाउट। बिल्कुल। और इससे रिलेटेड एक और टर्म जो बायोप्सी, जी, तो वो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल। बायोप्सी जो होता है ये एक प्रोसीजर होता है कैंसर सेल्स को कंफर्म करने के लिए। अच्छा। बायोप्सी में हम लोग जो ट्यूमर होता है या जो मास, जो लंप हमको फील हो रहा है, उसमें से हम एक टिश्यू निकालते हैं, मास का टुकड़ा निकालते हैं, उसे हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो उस टेस्ट में हम लोगों को कैंसर का जो सेल है प्लस कौन सा टाइप का सेल है वो दिखाई देता है। ओके। दिस इज़ द टेस्ट जिसे हम बायोप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट टू बायोप्सी इज IHC, जिसमें कि जो हार्मोन का मैंने बात किया था, हार्मोनल स्टेटस चेक किया जाता है। बायोप्सी का ही जो पीस होता है उसको हम लोग हार्मोन मार्कर्स के साथ में टेस्ट करके देखते हैं कि वो उसके साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव है देन डेफिनेटली उसमें हम कुछ एडेड ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। ओके। तो बायोप्सी हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एक हो गया कि ये पता लगाने के लिए कि अगर कोई गांठ है तो वो कैंसरस है कि नहीं, इसका पता लगाया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। अच्छा मैम, अगर जैसा आपने बताया वो सारे चीज़ों को अगर देखते हैं, अगर किसी को लग रहा है कि कुछ अबनॉर्मल फील हो रहा है और गांठ है उनके ब्रेस्ट में, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है, अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है, आपके नियरेस्ट सर्जन को दिखाइए, या फिर अगर ऑन्कोलॉजिस्ट आपके पास में अवेलेबल हैं तो आप उनके पास ही डायरेक्ट जाइए। जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो आपको खुद ही गाइड करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैंने इनिशियली बोला कि ज़्यादातर गांठें जो है 90% ऑफ द गांठें आर बिनाइन, नॉन कैंसरस होती हैं। बट स्टिल अगर जो 10% गांठें हैं उन्हें भी हम लोगों को असेस करना है। यूजुअली हम लोग जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो स्टार्ट हम लोग करते हैं मैमोग्राफी से ही। सोनोमैमोग्राम या मैमोग्राम करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लस बायोप्सी या FNAC की जांच होती है। बायोप्सी में मांस का टुकड़ा लेते हैं, FNAC में एक्चुअली हम लोग सिर्फ कुछ सेल्स या जो फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करते हैं। इनको ये दो टेस्ट होने के बाद में अगर सस्पिशन लग रहा है या कंफर्मेशन आता है कि कैंसर है, देन वी गो टू द अदर इमेजिंग मोडालिटीज़, जिसमें कि MRI हो सकता है, CT स्कैन हो सकता है, PET स्कैन, बोन स्कैन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग उसका स्टेज जो है उसे पता करने के लिए करते हैं। ओके। तो अभी आपने बताया कि 90% जो गांठ होती है वो कैंसरस नहीं होती है। तो अगर ये पता चल जाए कि गांठ है लेकिन कैंसरस तो नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट में एक गांठ का होना, तो उसकी वजह से भी तो कुछ प्रॉब्लम आगे हो सकती है? देखिए, जो नॉन कैंसरस गांठें होती हैं जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, यूजुअली ये पेनलेस होती हैं। अगर छोटी हैं तो कुछ प्रॉब्लम कॉज नहीं करती हैं। बट अगर इस तरह की गांठ है तो यू कैन हैव डू वन ऑफ द टू थिंग्स। आप या तो उसे ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं उसके लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं देन इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखा करके उसे टेस्ट कराना रहेगा। दूसरा चीज़ है कि अगर फाइब्रोएडिनोमा थोड़ा बड़ा है या पेनफुल हो रहा है या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आप सर्जन के साथ कंसल्ट करके उसे सर्जिकली रिमूव भी करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर जैसे कोई गांठ है और उसका टेस्ट हुआ और वो कैंसरस नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑब्जर्वेशन कुछ टाइम के बाद क्या वो कैंसरस हो सकती है? बिल्कुल कैंसरस हो सकती हैं। कुछ गांठें जो हैं वो बाद में जाकर के कैंसर में डेवलप हो सकती हैं। ओके। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो उसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जैसा मैम बता रही हैं हो सकता है वो कैंसरस नहीं है लेकिन आगे चलकर वो बिल्कुल कैंसरस हो सकती है। तो उसका समय पर इलाज, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी को डायग्नोस किया जाता है
कि वो ब्रेस्ट कैंसर है उन्हें, तो उन्हें कौन सी बातें हैं मैम जो पता होनी चाहिए? क्योंकि एक स्टेज होता है कैंसर का, स्टेज है या फिर कौन से टाइप का है या फिर ट्रीटमेंट, इसको लेकर ना बहुत सारे सवाल फिर एक साथ मन में उठते हैं। तो क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका पता होना ज़रूरी होता है? देखिए, कैंसर डिटेक्ट होने के बाद में एक तो प्रॉब्लम होता है, पेशेंट को बीमारी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन कैंसर एक टर्म जो है वो बहुत डरावना होता है। यूजुअली लोग इसको सुन करके ही इतना घबरा जाते हैं। प्लस जो एक टैबू बना हुआ है कि कैंसर हो गया है तो अब तो ठीक नहीं होगा, ये एक पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने से कई बार रोक देता है और एक मेंटली इल कर देता है। एग्जैक्टली, मेंटली पेशेंट वीक हो जाते हैं। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर आपको डायग्नोस होता भी है, आप एक अच्छे से ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए। यूजुअली जैसे हम लोगों के हॉस्पिटल में हम लोगों का पूरा टीम है, मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम लोगों के पास में आते हैं हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं डिस्कस करके पेशेंट के साथ में बात करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो उन्हें समझाते हैं। उसके अलावा वो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं बिफोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, उसके बारे में हम लोग उन्हें काउंसिल करते हैं। इस केस में कैंसर के किसी भी कैंसर के केस में इनफैक्ट सिर्फ ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा फैमिली सपोर्ट, सोसाइटल सपोर्ट जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एनी पेशेंट जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि ट्रीटमेंट उसका बहुत लंबा चलने वाला है। कैंसर कुछ कैंसर्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट छोटा हो सकता है, सिर्फ सर्जरी हो गया या फिर सिर्फ रेडिएशन हुआ या फिर कीमोस चल रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि इसमें कंबाइंड मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, ये काफ़ी लंबा चलता है। यूजुअली इसमें साल से लेकर के 1.5 साल तक का ट्रीटमेंट हो सकता है। कंप्लीट ट्रीटमेंट है साल से 1.5 साल तक भी जा सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को पहली चीज़ तो ये है कि अगर अर्ली स्टेज में पता चल गया है तो इट कैन बी ट्रीटेड। ये आपको अगर पता है कि ट्रीट हो सकता है तो आपको एक हिम्मत बनी रहेगी कि हाँ, आप जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसका एक रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। इवन इन एडवांस केसेस ट्रीटमेंट जो है वो, एडवांस केसेस का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस ही नहीं है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसके लिए भी होते हैं। लेकिन एडवांस केसेस में बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, रिकरेंस के चांसेस उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। जब तक बट यहाँ जैसे मैम आपने, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने रिकरेंस की जो बात की, तो इसमें क्या एज भी मैटर करता है? बेसिकली रिकरेंस जो है उसका एज से बढ़ती एज के साथ में रिकरेंस जो है वो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है। यंगर फीमेल्स जिन्हें कैंसर अगर हो रहा है तो वो अग्रेसिव होते हैं। यूजुअली यंगर्स में जो कैंसर होते हैं दे आर मोर अग्रेसिव, तो उसमें जो है रिकरेंस के चांसेस हो सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी भी चीज़ें होती हैं रिकरेंस को जो कि अफेक्ट करती हैं, जैसे ग्रेड ऑफ कैंसर कितना ज़्यादा अग्रेसिव है। हिस्टोलॉजिकल ग्रेड जब हम बायोप्सी भेजते हैं तो उसमें हम लोगों को पता चल जाता है। उसके अलावा हार्मोन स्टेटस जो है वो भी उसे अफेक्ट करता है। प्लस अदर थिंग्स, जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उन केसेस में रिकरेंस हो सकता है। कुछ लोगों में एक जीन होता है ब्राका जीन, BRCA1 BRCA2 जीन, वो जीन्स अगर किसी में पाई जाती हैं तो उन केसेस में यूजुअली अग्रेसिव हो सकता है, उसमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही था आपसे कि जो आपने बताया ना फैमिली हिस्ट्री, तो अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में किसी अगर मदर को ये हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डॉटर को भी ये हो सकता है? देखिए, अगर मदर को है तो ज़रूरी नहीं है कि डॉटर को हो, बट दे नीड टू बी विजिलेंट। उन्हें अपना खुद का एग्जामिनेशन करना, रूटीनली स्क्रीनिंग करवाना, ये ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जैसा कि मैम हमें बता रही हैं कि अगर ये हो भी गया है तो ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो सकता है, और ज़रूरी होता है कि इसका सही टाइम पर इसको डायग्नोज होना, और अगर इस तरह की कोई गांठ है तो वो पूरी तरह से ये ट्रीटमेंट हो सकता है और पूरी तरीके से ठीक भी हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें मैम, सर्जरी की जैसे आपने बात की, तो सर्जरी के बाद आपने बताया कि केमो है और रेडिएशन है, तो क्या ये ज़रूरी होता है आफ्टर सर्जरी? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जैसा मैंने बोला था सिस्टमिक होता है, पूरा बॉडी अफेक्ट कर सकता है। तो यूजुअली अगर बहुत अर्ली स्टेज में हम लोगों के पास में पेशेंट आ जाता है तो हो सकता है कि सर्जरी जो है वो सफिशिएंट हो, क्योंकि सर्जिकल रिमूवल के बाद हम उस रिमूव्ड पार्ट को टेस्टिंग के लिए वापस से लैब में भेजते हैं। उसकी जो रिपोर्ट होती है उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं फर्दर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर थोड़ा एडवांस केसेस भी होते हैं तो यूजुअली उन केसेस में कीमोथेरेपी की बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, फॉलोड बाय ज़रूरत होने से रेडिएशन दिया जा सकता है।
अगर थोड़ा बड़ा गांठ है, सर्जिकली एक बार में रिमूव करना मुश्किल है, तो उन केसेस में हम लोग पहले कीमोथेरेपीज़ दे करके उन्हें छोटा करते हैं। उसके बाद फिर अगर सर्जिकली रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर रेडिएशन थेरेपी के ऊपर जाते हैं। इन सब के बाद में जो हार्मोन स्टेटस हम लोग ब्रेस्ट का चेक करते हैं, उसके बेसिस में ERPR हार्मोन स्टेटस होता है, प्लस HER2/neu एक मार्कर होता है, रिसेप्टर होता है। अगर उसे हम लोग चेक करते हैं, वो पॉजिटिव आता है, तो उसके वो एक एडेड ट्रीटमेंट होता है, एडजुवेंट ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा आगे के लिए चलता रहेगा, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अच्छा, तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है जी। हाँ, और इसमें जैसा आप बोल रहे हैं कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो बीमारियां होती है महिलाओं में, कहीं अंदर तक उनको एक हम कह सकते हैं ना, एक ऐसी भावना उनके अंदर लाती है कि कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से भी शेयर करना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो ऐसे में फैमिली सपोर्ट, क्योंकि ट्रीटमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन फैमिली सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैम, आफ्टर ट्रीटमेंट अगर किसी को ये है, सर्जरी हो गया, उनका केमो हो गया, सब कुछ हो गया है, अब वो ठीक हैं, उसके बाद उन्हें किस तरीके की सावधानी रखने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो उन्हें बाद में भी टाइम टू टाइम करवाना चाहिए? ओके, पेशेंट का एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में उनका ऑन्कोलॉजिस्ट ही हम लोग ही उन्हें बुलाते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पर बुलाते रहते हैं। अगर उनका हार्मोनल थेरेपी चल रहा है, या फिर उनका HER2/neu के लिए, HER2/neu जो हम लोगों ने चेक किया था, उसके लिए उनका थेरेपी चल रहा है, तो वो वैसे भी 3 वीकली आते रहेंगे हम लोगों के पास में। अगर हार्मोनल थेरेपी नहीं भी चल रहा है, तो इनिशियली जो पहला 6 महीना होता है, उसमें हम लोग 2 to 3 मंथ्स में उन्हें वापस बुलाते हैं जी। डिपेंडिंग अपॉन उनका इनिशियल स्टेज क्या था, विद इन 6 मंथ्स हम लोग एक पेट स्कैन करा करके, होल बॉडी स्कैन जो है वो करके देख सकते हैं क्या स्टेटस है। उसके बाद फॉर 2 years हम लोग उन्हें एवरी 6 मंथ्स बुलाते हैं जी। अगर 2 साल तक पेशेंट ठीक है, तो उसके बाद में अगर ज़्यादा अग्रेसिव डिजीज़ नहीं था, तो हम लोग फॉलोअप जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। बट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रॉब्लम होने से तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, और अगर प्रॉब्लम नहीं भी होता है, तो जब भी आपके डॉक्टर ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, आप एक बार जाएँ, उनसे मिलें, कोई टेस्ट बोला गया है वो टेस्ट कराएं। फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आफ्टर ट्रीटमेंट। इसकी वजह से मैम कुछ और भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है, पहली चीज़ तो वही जो आपने इनिशियली बोला था कि लुक्स को लेकर के बहुत कॉन्शियस होती हैं फीमेल्स, तो एक तो उस वजह से कई बार शुरू में बताती नहीं हैं, तो इवन आफ्टर सर्जरी जो है लुक्स चेंज होता है, उस वजह से एक मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। उसके अलावा जो इतना लंबा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेसफुल। प्लस ये काफ़ी ड्रेनिंग होता है। इस टाइम पे बॉडी जो है वो वीक होती है, बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपीज़ अगर दिए जा रहे हैं, तो वो बॉडी को काफ़ी वीक करते हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी होता है बॉडी, प्लस वीकनेस होता है, न्यूट्रिशन स्टेटस उतना मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से कुछ एडेड हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए, वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताएंगे कि आप क्या करना है, न्यूट्रिशन किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होने से लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। फॉर एनी कैंसर पेशेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, और आफ्टर ट्रीटमेंट भी बहुत सारी सावधानी रखने की ज़रूरत है, और जैसा मैम बोल रही हैं कि फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है, और रिकरेंस के चांसेस भी होते हैं, तो इस लिहाज से इस बात को ध्यान में रखते हुए भी फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके रिस्क को कम किया जा सके कि ये हो ही ना, उसके लिए मैम क्या क्या चेंजेस लाइफस्टाइल में लाने की ज़रूरत होती है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि हो ही ना तो हम लोग नहीं कह सकते। ये क्योंकि पूरी तरह से लाइफस्टाइल डिपेंडेंट कैंसर नहीं है कोई। पूरी तरीके, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स की हम लोगों ने बात करी थी, फिर कुछ अनअवॉइडेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, बट स्टिल अर्ली डिटेक्शन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो हम लोगों ने स्क्रीनिंग का जब बात किया था, तो पहली चीज़ तो यह है कि फॉर एनी फीमेल जो 30 इयर्स के बाद जिनका एज हो चुका है, उन्हें रूटीन स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। एनी टाइम अगर उनके स्क्रीनिंग प्रोसेस में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी मिलती है, तो वो तुरंत ट्रीट किया जा सकता है। बिल्कुल। कैंसर में डेवलप होने के पहले भी अगर हो सकता है कुछ केसेस जो हैं वो ट्रीट हो जाए। कैंसर इनिशियली अगर डेवलप हुआ है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, बहुत छोटा सा है, उस समय रिमूव हो जाता है, तो इट कैन बी क्योर्ड कम्प्लीटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल है, रूटीनली आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फूड हैबिट्स आपका हेल्दी रहे ये ट्राई कर सकते हैं। दिस कैन बी डन
उस थोड़ा हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें कुछ हेल्प कर सकती हैं। बाकी आपने बताया कि कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल फैक्टर्स भी हैं, तो फैमिली हिस्ट्री भी जो होती है वो भी इसमें एक फैक्टर रहता है। तो लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ से बचा जा सकता है। और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अर्ली डिटेक्शन जैसा आप बोल रहे हैं वो कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं ना अपनी सेहत को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाह होती हैं। अगर कुछ थोड़ा सा सिम्टम दिख भी रहा है तो वो लापरवाही बरतती हैं। इसीलिए इस चीज़ के लिए अर्ली डिटेक्शन कितना ज़रूरी होता है मैम? देखिए, इतना ब्रेस्ट कैंसर जो हम लोग लंप की बात कर रहे हैं, लंप थोड़ा भी बड़ा होता है तो विजिबल होता है। बावजूद इसके हम लोगों के पास यूजुअली अभी भी ओपीडी में जो केसेस आते हैं वो 3rd स्टेज 4th स्टेज फंगेटिंग मास बन करके, फंगेटिंग यानी काफ़ी बड़ा सा मास बन गया है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगता है, कभी कभी स्किन इन्वॉल्व होता है। इतना एडवांस केसेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रॉब्लम इस कि फीमेल्स अपना फैमिली में ये चीज़ें शेयर करती नहीं है। अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 3rd स्टेज 4th स्टेज में जो पेशेंट्स आए हैं इनके केसेस में ट्रीटमेंट कंटिन्यूस बहुत लंबा चलता रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली इन पेशेंट्स को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर पेशेंट हमें स्टेज 1 स्टेज 2 में मिल जाता है तो उन केसेस में हम लोग कंप्लीट क्योर की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। इवन इन स्टेज 3 वी आर ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट कि ये रिकर हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना जल्दी हो सके उसे पता चल जाए, उसे डायग्नोस करके उसे ट्रीट किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आज इस गंभीर विषय जो हम देख रहे हैं कि महिलाओं में जो ये एक समस्या बहुत आम होती जा रही है, उस पर आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे जो महिलाएं दर्शक हैं उनके लिए अगर आप चलते चलते कुछ मैसेज देना चाहें। देखिए, महिलाएं जो हैं वो घर का आधार होती हैं, वो पूरा परिवार को संभालती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच वो अपने आप को भूल जाती हैं। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करके आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं। तो अपने लिए कुछ समय निकालिए, अपनी सेहत के बारे में भी ध्यान रखिए। अगर आपको अपने साथ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, आपका बॉडी आपको बोलता है कि आपकी बॉडी के साथ कुछ ठीक नहीं है, जब भी आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, प्लीज़ आप डॉक्टर के पास में जाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। बिकॉज आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने परिवार का ध्यान रख सकेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो फिर आपके परिवार को भी आप नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टर प्रगति ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपनी सेहत को लेकर जहां लापरवाही रहती है, लेकिन जहां हम आज इस विषय की बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, इसमें जो मैम ने बताया कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये बात स्टेज 3 तक पहुंच जाती है तो वहां पर जो इसका ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसीलिए अगर कुछ भी सिम्टम अगर आपको दिखता है इससे रिलेटेड, तो आपको तुरंत ही इस पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरह की और जानकारी लेकर हमारे अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए मैम, आज आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आप देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।